हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 19 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब एम्स कहाँ है? दिल्ली में है। बात कर लेते हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को त्रिपुरा और मेघालय का दौरा किया। इसके दौरान उन्होंने 6800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो राजधानी कहाँ है? अगरतला। मुख्यमंत्री श्री मणिक साहा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। तो 18 दिसंबर को अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और त्रिपुरा के सबरूम में मनु बंकुल में धम्म दीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और त्रिपुरा में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया और त्रिपुरा सरकार द्वारा अमर पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये थे त्रिपुरा से संबंधित हाल ही के करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2022 में किस शहर में कुल 45.536 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये कहाँ पे रखी? इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। अब तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? श्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2022 में तिरुवनंतपुरम में कुल 45.536 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में नेशनल हाईवे 66 पर लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई वाला देश का सबसे लंबा 6 लेन वाला फ्लाईओवर शामिल है, जो तेज और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कार्पो एप्रिकॉट को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? ये लद्दाख का। अब बात करते हैं रक्त से कार्पो खुबानी की। तो लद्दाख की खुबानी तो दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ की रक्त से कार्पो खुबानी को भी जीआई टैग मिल गया है। इस खुबानी में सफेद बीज वाले पत्थरों के साथ एक विशेष बीज होता है, जबकि पूरी दुनिया में खुबानी के अंदर का बीज भूरे रंग के बीज पत्थर होते हैं। इन 9 उत्पादों को मिला जीआई टैग। अब ये कौन कौन से हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो असमिया गमोचा, ये उत्पाद कहाँ का है? आसाम का है। रक्त से कार्पो खुबानी, ये कहाँ का है? लद्दाख का, अभी बताया आपको। और महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को और केरल के ये 5 उत्पाद हैं
अट्टापड़ी थुवारा, ये चना की किस्म है। कंथलूर, वट्टावाड़ा, बेलुथुल्ली यानी लहसुन। कोडंगलूर, पोर्टवेलारी यानी स्नैप मेलन। अट्टापड़ी, अटकोम्बू अवारा यानी बीन्स। ओनाटुकारा एलू यानी तिल। अब बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसमें 2 जिले आते हैं, एक लेह और कारगिल। तो लद्दाख को अपने रक्त से कारको खुबानी के लिए अपना पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। और भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी होनले लद्दाख में स्थापित की जा रही है। और लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भी अभी हाल ही में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 दिसंबर को किसने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण ने। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। परिषद जीएसटी के तहत निर्धारित कर की दरों, नियमों और विनियमों को बनाने का कार्य करती है और इसमें वित्त मंत्री और उनके समकक्ष लोग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर लगी हुई है, आप वहां से देखकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और अंजेदिवा द्वीप तक ही सीमित रहे। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्र को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला लिया गया। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन हो गया और गोवा का गठन हुआ तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानते हैं जिनको अभी हाल ही में मनाया गया है। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर यूनिसेफ दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 के सबसे चर्चित एथलीट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। उसैन बोल्ट को पीछे छोड़ते हुए नीरज चोपड़ा साल 2022 के सबसे चर्चित एथलीट बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स ने एक मीडिया विश्लेषण कंपनी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि भारतीय भाला फेंक दिग्गज के बारे में साल 2022 में कुल 812 आर्टिकल में लिखा गया, जबकि उसैन बोल्ट की चर्चा सिर्फ 574 लेखों में की गई। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड 2022 किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। नेशनल माइनर यानी एनएमडीसी ने 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में
इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड 2022 जीता। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अभियान शुरू किया गया है नासा के द्वारा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान प्रशासक बिल नेल्सन हैं। तो नासा ने अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र के पानी का परीक्षण करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी SWOT अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि गर्म समुद्र, प्रतिकूल मौसम, जंगल की आग आदि चुनौतियों का मानवता सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट के लिए पूरी तरह से एकजुट दृष्टिकोण की आवश्यकता है और सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी एक लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की एक उपलब्धि है जो लोगों को बेहतर ढंग से संगठित कर इन चुनौतियों का सामना कर सकेगी। चलिए, नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है अमेरिका की। बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या लॉन्च हुआ है हाल ही में। तो 15 दिसंबर को भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को लॉन्च किया है और नासा ने पृथ्वी की सतह पर मौजूद लगभग पूरे पानी का पता लगाने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अर्थ साइंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस प्रश्न के बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सिंडी हुक को। सिंडी हुक ने पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क के लिए काम किया है। 2009 में सिडनी जाकर 6 साल के लिए ऑडिटिंग अभ्यास का नेतृत्व किया और बाद में 2015 में ऑस्ट्रेलियाई ऑपरेशन के सीईओ बन गईं। सिंडी हुक सिंगापुर में डेलाइट एशिया पैसिफिक के सीईओ के रूप में रहीं। पिछले साल जुलाई में संशोधित चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 2032 ओलंपिक खेलों के लिए ब्रिस्बेन को मेजबान शहर के रूप में चुना गया था, जिसमें आईओसी सदस्यों के एक छोटे समूह को नामित किया गया था और बोर्ड को मेजबान स्थान सुझाया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2 बार ऑस्ट्रेलिया में 1956 में मेलबर्न में और 2000 में सिडनी में आयोजित किए गए थे। अब सिंडी हुक के बारे में जानते हैं। तो यह एक सफल उद्यमी हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2018 से 31 मई 2022 तक डेलाइट एशिया पैसिफिक का नेतृत्व किया। 2015 से 2018 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के सीईओ के रूप में काम किया और ऑस्ट्रेलिया की 4 बड़ी पेशेवर सेवा कंपनियों में से एक की पहली महिला सीईओ थीं। उन्हें ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के 2018 वार्षिक पावर इश्यू में परामर्श देने वाले शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चलिए, हाल ही में और कौन कौन से सीईओ बने उन पर नजर डाल लेते हैं। तो गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं।
विनीत कुमार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बने हैं। राघव अग्रवाल डाबर इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ बने हैं। एन चंद्रशेखर B20 इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। सीनू अग्रवाल अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। और सिंडी हुक जो है वो ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन सीईओ बनी हैं। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के किस अस्त्र के नाम पर भारत एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम को तैयार कर रहा है? तो उस अस्त्र का क्या नाम है? महेश्वरास्त्र। महेश्वरास्त्र। भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है। यानी भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है। यह एक लंबी दूरी का रॉकेट सिस्टम है। इसका नाम क्या रखा गया है? महेश्वरास्त्र। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि भोलेनाथ के पास भी ऐसा ही हथियार था जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। वह किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। इसको याद रखिए। महेश्वरास्त्र को बना रही है सोलार इंडस्ट्रीज कंपनी। तो इस कंपनी का नाम याद रखिए, सोलार इंडस्ट्रीज। ये इस अस्त्र को बना रही है। कंपनी ने बताया कि यह सही है कि हमने नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया है। इसकी ताकत भी वैसी ही होगी। यह गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके 2 वर्जन बना रहे हैं, एक महेश्वरास्त्र फर्स्ट और दूसरा महेश्वरास्त्र सेकंड। पहले वाले की जो क्षमता है वो कितनी है? 150 किलोमीटर और दूसरे वाले की 290 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।